हेलो, हेलो। उम, देखो आज से हमें ना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी के करीब-करीब 10 दिन रहते हैं अब तक, ठीक है? 10 डेज़ बाकी हैं, तो इन 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट करेंगे। आज वाला मॉक टेस्ट है, इसमें हमने सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसके अंदर हमारी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। लेकिन कल से जो मॉक टेस्ट होंगे ना, जैसे एक हिस्ट्री का कर लिया, उसमें जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100, 70, 80 मतलब जितने भी हो पाएँगे हमसे एक क्लास में, वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो बार-बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो आज अपना पहला ही मॉक टेस्ट है ये। इससे पहले भी हम 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना पहला मॉक टेस्ट होगा। ठीक है? तो अब से डेली होंगे 10 मॉक टेस्ट होंगे, 5 से अपने एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम संडे को 2 मॉक टेस्ट कर लेंगे, बाकी डेली 1 मॉक टेस्ट होगा हमारा। ठीक है? क्लास के बाद आपको पीडीएफ है मॉक टेस्ट की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जॉइन कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक भी साथ-साथ दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है? तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट अपना। Who was appointed as the Viceroy of India in place of Lord Wavell in February 1947? फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत का वॉइसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था अपने लॉर्ड माउंट बैटन को। ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन को किया गया था। इसे और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कि ये अपने इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय भी थे। ठीक है, लास्ट वॉइसरॉय भी थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था ना, वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, इनके ही साइन हुए थे, ठीक है, उस एक्ट के ऊपर। उसके बाद ही भारत को आज़ादी दी गई थी। वैसे 15 अगस्त की बजाय इन्हें बोला गया था कि ये सितंबर 1948 तक भारत को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त इनकी लकी डेट मानी थी इन्होंने, इसलिए इन्होंने इतनी जल्दी करके 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद कर दिया था, जिसकी वजह से इतने दंगे हुए थे, भारत-पाकिस्तान जब अलग हुआ था। वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, यहाँ तो हमें सिर्फ़ क्वेश्चन्स के ऊपर ध्यान देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, रोटेला पंडुआ या रोटी महोत्सव फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? कहाँ किया जाता है ये? रोटेला पंडुआ या रोटी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है? ये अपना एक पारंपरिक फेस्टिवल ही है, ठीक है? स्थानीय सांस्कृतिक भी बोल सकते हैं हम, ठीक है? सांस्कृतिक बोल सकते हैं, स्थानीय है बिल्कुल लोकल लोगों के द्वारा, और इसमें वही देखो रोटी नाम आ रहा है, इससे भी याद रख सकते हो। अनाज के लिए किया जाता है ये, ठीक है? अनाज पक चुका है, निकाल लिया है, इनकम आ चुकी है, उसकी खुशी में इसे मनाया जाता है रोटी फेस्टिवल। इसमें एक प्रकार से मान लो कि रोटी की ही पूजा की जाती है, अनाज की ही पूजा की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट, in which of the following committees recommended the inclusion of the fundamental duties in the Constitution of India? किसने दिया था भाई? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? मतलब हमारे देश में एक व्यक्ति का मतलब क्या कर्तव्य बनते हैं, उसे देश के लिए क्या करना चाहिए, क्या दायित्व बनता है, वो सारी बातें किस कमेटी ने सिफारिश की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने की थी? ये सवर्ण सिंह कमेटी थी अपनी, ठीक है, सवर्ण सिंह कमेटी या समिति बोल सकते हैं हम, उन्होंने की थी। नागरिकों के जो कर्तव्य है ना उनको समझ आना, ठीक है, समझाना भी इनका ही काम था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो जाएँ, लेकिन वो नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बढ़ावा देना और उनको लोगों तक पहुँचाना और समझाना भी इसी समिति का काम था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वेयर इज़ बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लोकेटेड? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ये है अपना राउरकेला के अंदर, ठीक है? राउरकेला के अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ये फेमस इसलिए ज़्यादा है कि एक तो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हो गया, और भारत में जितने भी हॉकी के इंटरनेशनल मैचेज़ होते हैं ना, उसमें से ये लगा लो 70% से ज़्यादा सिर्फ़ इसी स्टेडियम के अंदर होते हैं। राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। बिरसा मुंडा कौन थे ये? ये अपने एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है? स्वतंत्रता सेनानी थे।
उनके नाम पे इस स्टेडियम को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? भारत का कौन सा राज्य हरित क्रांति में सबसे अधिक रूपांतरित हुआ था? मतलब किस स्टेट में सबसे ज्यादा चेंज आए थे? देखो, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो पड़ा था उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के भी थोड़े से इलाके में। तो मेन जो स्टेट थे ना अपने, वो पंजाब और हरियाणा दो ही थे। राजस्थान में भी बहुत, ये लगा लो 60% के ऊपर तो अपना थार ही है, और यूपी के भी बहुत थोड़े से इलाके के ऊपर। मेन जो थे ना वो पंजाब और हरियाणा थे। पंजाब के अंदर अपनी 5 रिवर्स हैं, ठीक है, अब तो चलो 4 ही रहेगी, पहले 5 हुआ करती थी जब भारत पाकिस्तान एक थे। तो उन के ऊपर डैम बनाए गए और वहां से सिंचाई की गई, तो सबसे ज्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा? पंजाब के अंदर ही पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट, which southeastern Dravidian language has been approved by the Odisha state to include in the 8th schedule of the Constitution of India on 10th जुलाई 2023? मतलब 10 जुलाई 2023 को कौन सी भाषा, जो दक्षिण पूर्वी द्राविड़ भाषा की शैली है, एक प्रकार से भाषा ही बोल सकते हैं, वो है जो ऐड की गई थी, वो की गई थी अपनी कुई लैंग्वेज। ठीक है, ये 10 जुलाई को की गई, द्रविड़ भाषा के अंदर आती है ये। ठीक है, और एक लोकल लैंग्वेज है आदिवासी लोगों की एक लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, कि उन आदिवासी लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई बोलते हैं जिसे, ऑफ ए पर्सन हुज वेट इज 50 केजी एंड हाइट इज 1.5 मीटर। एक व्यक्ति का बीएमआई क्या होगा यदि उसका वजन 50 किलोग्राम और ऊंचाई 1.5 मीटर है? देखो, बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, एक दो बार पहले भी रेलवे ने ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए ये होता है, वजन जो अपना वेट है उसको डिवाइड करते हैं जो हाइट है उसके स्क्वायर से, और ये होनी चाहिए मीटर के अंदर, और वेट होना चाहिए अपना केजी के अंदर। अगर नहीं होता है तो चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट है अपना 50 और हाइट है 1.5 का स्क्वायर, मतलब कितना, 2.25 ऊपर आएगा 50, पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 5 से काटोगे तो 9 पे, 25 से काटोगे तो 9 पे जाएगा और 2 पे, मतलब आया 200 बटे करीब करीब 9, मतलब ये आएगा अप्रोक्स अप्रोक्स 22। ये आ गया अपना बी ऑप्शन यहाँ से। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वजन अपॉन अपॉन में हाइट का स्क्वायर, याद रहेगा, ऊपर आएगा वजन और नीचे आएगा हाइट का स्क्वायर। वजन होना चाहिए हमारा किलोग्राम के अंदर, और हाइट होनी चाहिए हमारी किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी? जो काइनेटिक एनर्जी वो किस किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल मास पे भी करती है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी भी करती है, प्रेशर पे नहीं करती है। ठीक है, मास पे और इस पे कैसे करती है? जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, के ई, हम 9th 10th क्लास से पढ़ते आने, वो क्या होता है, हाफ ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, वी स्क्वायर। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? मास पे और वेलोसिटी पे। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उसके, मतलब ये लगा लो, स्क्वायर कर दें उतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जितने गुना मास को बढ़ाएंगे उतने टाइम्स ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे अपने, 1 और 2, बोथ 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भरमो समाज वॉज अर्लियर नोन एज, जो भरमो समाज है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? भरमो समाज को ही पहले बर्मा समाज या बर्मा सभा के नाम से बोल सकते हैं, बर्मा सभा के नाम से, या बर्मा बर्मा समाज। ठीक है, ये बर्मो है, और बर्मा समाज या बर्मो सभा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी ना, वो पूछी जाती है कई बार, वो की थी राजा राम मोहन राव ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय बोल सकते हैं, या राव राय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर जयंती सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा, हु इज
ब्लैंक तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, महावीर जैन जो हैं, जैन धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी, वो कौन सी तीर्थंकर थे? महावीर जो जिन मतलब उनका जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है महावीर जयंती, वो कौन से थे? वो थे अपने 24th 24 में। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांत समझाए थे हमें। इन्हें क्यों याद किया जाता है ज्यादा? इन्होंने हमें जैन धर्म के सिद्धांत समझाए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? अहिंसा, अहिंसा और सत्य पे जोर दिया था। ठीक है, मतलब अहिंसा और सत्य, इन दोनों के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया था या काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु वाज फर्स्ट टू डेवलप ए मैथमेटिकल, एक सेकंड, हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप ए मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव होलीसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? जो अपना सौरमंडल है ना, जैसे ये उसके बाहर चारों ग्रह हैं, तो एक सॉलिड में होलो सिलेंडर के रूप में या फिर सेंट्रिक बीच में लगा दिए, चारों तरफ ग्रहों को लटका दिए। वैसे किसने सबसे पहले इस मॉडल को बनाया था? जो बनाया था निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने, निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। और इसे बोला जाता है, इस ये जो मॉडल आया था ना, इसी मॉडल को बोला गया था आधुनिक खगोल विज्ञान का जो आधार बोला जाता है ना, कि जो मेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी आधुनिक जो मॉडर्न है, वो इसी को माना जाता है कि यही है उसका बेस। यहीं से मॉडर्न साइंस की स्टार्ट हुई थी, किसमें? खगोल के डिपार्टमेंट में, या फिर जो अपने सोलर सिस्टम है ना, उसमें जो मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई थी ना, वो इसी मॉडल से स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द इंदौर घराना? इंदौर घराना की स्थापना किसने की थी? ये की थी उस्ताद आमिर खान ने। कहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, उस्ताद आमिर खान ने। ठीक है, इन्हें ख्याल गायन के रूप में मतलब माना जाता है, कि जैसे जो ख़याल गान मतलब जो बोल सकते हैं हम, जो सोचते हैं और रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है कि जो ख़याल होते हैं, उनके ऊपर जो गाने लिखे गए थे या जो गाए थे ना उन्होंने, उन्हें ख़याल गान बोला गया था, जो एक बहुत गंभीर मतलब सीरियस वाले जो बुक्स गाने हैं ना अपने, वो लिखे थे इन्होंने, गंभीर वाले और भावपूर्ण भी थे। ठीक है? मतलब ये लगा लो रोने-धोने वाले, ठीक है? वो वाले जो गाने हैं ना, वो लिखे थे उस्ताद आमिर खान ने, इंदौर घराना से थे। नेक्स्ट, सेलेक्ट the option that is true regarding the following two statement। लैब ए और आर मतलब दिया गया है दो स्टेटमेंट। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इट ब्रोट इनटू पावर इन न्यू बैंड ऑफ इन्वेटर्स कॉल्ड द मंगल्स, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूँ ए सही है और आर इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब क्या हुआ? देखो, इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच में अपनी पहली लड़ाई हुई थी ना 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के कारण मुगल भारत आए थे, क्योंकि लोधी हार गए थे, बाबर जीत गया था ये लड़ाई। ठीक है, क्योंकि पहली बार इंडिया में किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तोपों को इंट्रोड्यूस किया गया था, बारूद का यूज किया गया था, जिसकी हमारे यहाँ समझ थी नहीं। उसकी वजह से बाबर की जीत हुई और मुगल्स का क्या हुआ? मुगल्स की एंट्री हुई थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ था, पानीपत की निर्णायक लड़ाइयों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई भी है, और मुगल इसी की वजह से भारत में सत्ता ले पाए थे। तो आर उसकी करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड? जैसे ये अपना भारत है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो यहाँ जो पानी की ये जो लाइन है ना, जो इन्हें अलग कर रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसे? 10 डिग्री चैनल। और ये अंडमान निकोबार के बीच से म्यांमार और बर्मा की तरफ जाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इन टेरिटोरियल इकोसिस्टम? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरित पौधों सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं? ठीक है, कितना करते हैं ये? मतलब ये लगा लो, ये अपना एक पौधा है, ठीक है, और ये मान लो ऊपर से 100
मतलब यूनिट की कोई भी धूप आ रही है, ठीक है, उसमें से पौधा कितना एब्जॉर्व कर पा रहा है, कि वो पौधा कितना यूटिलाइज कर पा रहा है, कि उसको कितने की जरूरत है, कितने में उसका काम चल रहा है कि वो यूज कर लेता है, ये पूछ रहा है। तो अगर 100 आ रही है ना, तो सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं पौधे अपने, कितना, 1% ही यूज करते हैं। 1 सेकंड रुकना भाई। हाँ, सॉरी भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें क्या होता था कि जैसे पौधे कितने यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो पूरी धूप का सिर्फ 1% ही यूज कर रहे हैं, और 99% उनके लिए क्या है, बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट, विच रीट इज इश्यूड बाय ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट इज कंसिडर्ड एज ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी कोर्ट है, मान लो स्टेट लेवल का कोर्ट है, या अपना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट स्टेट की होगी, और सुप्रीम कोर्ट हो गया अपना, एससी हो गया, और हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां सिर्फ यही वर्डिक्ट दे सकते हैं। जैसे बोल सकता हूँ मैं, देशद्रोह का हो गया। ठीक है, ठीक है, देशद्रोह की केस हो गई, वहां सिर्फ है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही वर्डिक्ट दे सकते हैं। ऐसे केस में मान लो कोई और भी एग्जांपल हो गया, छोटे कोर्ट जो है ना, वो कोई फैसला अगर सुना देते हैं, ठीक है, तो कौन सा रिट पास करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ताकि उस फैसले को हटाया जा सके, और उस कोर्ट को ये बताया जा सके कि आप इसमें कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब ही ये होता है कि मना करना है एक प्रकार से। तो प्रोहिबिशन रिट ही पास किया जाता है, एक लेटर ही होता है एक प्रकार से उस कोर्ट के नाम, कि आप ये ऐसा फैसला या ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first artificial satellite blank was launched in space of Indian Space Research Organization। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह ब्लैंक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रस- प्रक्षेपित किया गया था। मतलब कब भेजा गया था हमने पहला अपना सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कब भेजा था, 1975 के अंदर। और नाम क्या था इसका भाई, पूछा इन्होंने, क्या था इसका, आर्य भट्ट। आर्यभट्ट जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया था, ठीक है, जो अपने गणितज्ञ है ना, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, शून्य की खोज की थी, उनके नाम पे इसको रखा गया था। ठीक है, और इन्होंने इसरो की शुरुआत मान सकते हैं हम इसी सैटेलाइट से हुई थी। ठीक है, और इसी से माना गया था कि हाँ भाई, इसरो भी बहुत कुछ कर सकता है, यहाँ से अपने मेन जो इसरो की शुरुआत मानी गई है, तब से इस सेक्टर में हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3NO2, मतलब कार्बन का है। कार्बन कहाँ, प्रोपेन में भी हो सकता है, मिथेनॉल में भी, चारों में हो सकता है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, मिथेमाइन, बी ऑप्शन होगा इसका, मिथेमाइन। बस डाला हुआ है मुख के अंदर, क्योंकि PYQ है। ठीक है, पूछा गया है, मुझे नहीं लगता दोबारा आएगा, बाकी फिर भी बता देते हैं। ठीक है, इसका मिथेमाइन नाम होता है, और कार्बोनिक कंपाउंड है एक, क्या, कार्बोनिक कंपाउंड होता है एक। ठीक है, और इसका मेन काम होता है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है, चिकित्सा उपयोग में बोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बोल सकते हैं, कि दवाइयों में यूज हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड है बस, पूछा गया है इसलिए बताया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटकिक संगीत का हिस्सा नहीं है, ये है अपना ध्रुपद। कौन सा, अपना ध्रुपद। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, अपने कर्नाटका के हैं, ध्रुपद अपना कर्नाटका की नहीं है, इसे बोलते हैं नॉर्थ इंडियन। ठीक है, ये अपना नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, प्राचीन गायन शैली भी बोलते हैं इसे, और ये थोड़ा सीरियस टाइप का होता है। ठीक है, सीरियस टाइप का होता है ये थोड़ा सा। ठीक है, Who among the following won the Purple Cap in the 17th edition of Indian Premier League?
2024 में जो आईपीएल हुआ था, ठीक है, एक पे देखो 2025 वाला जो आईपीएल है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन रेलवे नहीं पूछेगा, क्योंकि जून में ही खत्म हो रहा है और जून में ही पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं पूछेगा उसके ऊपर। तो 24 के ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, जो 17वां आईपीएल हुआ था अपना, अब जो चल रहा है वो 18th चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? ये 2008 के अंदर हुआ था। ठीक है, और जीता किसने था? शायद शायद राजस्थान ने जीता था, पर कंफर्म कर लेना, बाकी 99% है कि राजस्थान ने ही जीता था। ठीक है, तो पर्पल कैप किसने जीती थी पिछले साल? पर्पल कैप का मतलब होता है सबसे ज्यादा विकेट किसने ली थी। ठीक है, पर्पल कैप का मतलब होता है क्रिकेट में, आईपीएल में ही मेनली, कि सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली थी, उस प्लेयर को पर्पल कैप मिलती है। वो ली थी अपने हर्षल पटेल ने। ठीक है, किससे खेलते हुए ली थी? ये ली थी पंजाब से। ठीक है, पंजाब से खेलते टाइम हर्षल पटेल ने ये ली थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोड मैप टू अचीव डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब क्या हुआ इस बात का कि ऐसा रोड मैप अचीव करने का, मतलब जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन भी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, एक ऐसा मिशन रखा गया, सशक्त विकास, मतलब जिसमें बाल संरक्षण भी हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पाए, उसे नाम दिया गया था वात्सल्य मिशन, वात्सल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्जर डैम? पूछा गया है भाई। ठीक है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, और एसएससी भी अब तक 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्जर डैम्स? ठीक है, कौन से स्टेट के ऊपर है? महाराष्ट्र के पास है। क्यों है वो भी समझते हैं। देखो महाराष्ट्र है ना, जैसे ये मेरा इंडिया हो गया है, यहाँ गुजरात हो गया और यहाँ महाराष्ट्र है अपना। ठीक है, तो ये जो इलाका है ना, ये वाला, यहाँ पे आती है हिल्स। ठीक है, बिल्कुल बीच में बोल सकते हैं, कुछ हद तक हिल्स आती हैं, और एक तो ये वाली हिल्स होती हैं यहाँ पे और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन एरिया कम है थोड़ा सा। ठीक है, प्लेन एरिया कम है, तो ग्राउंड वाटर में भी दिक्कत आएगी। पहाड़ों में कहाँ ग्राउंड वाटर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर्स है ना, उसके अंदर काफी डैम बनाए गए ताकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर वाटर सप्लाई की जाए। और मेन काम इनका कृषि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है। पूरे महाराष्ट्र में पीने के पानी की आपूर्ति करनी इन डैम्स का काम है। तो कहाँ पे है? अपने महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the following statement include two terms. In three cases, the two terms mean the same as each other. In the following cases, do the two terms not mean as the same as each other? अच्छा, ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में दो शब्द दिए गए हैं। तीनों मामलों में दोनों शब्दों का एक जैसा अर्थ हो सकता है। ठीक है, किस मामले में दोनों शब्दों का अर्थ अलग है? ठीक है, जैसे बोला नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस, कि दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। हमें वो ऑप्शन उठाना है जिसका अलग हो। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन रेलवे के अंदर ही। ठीक है, तो नॉर्मल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस सेम होता है भाई। बेस पीरियड एंड रेफरेंस पीरियड भी सेम ही बात होती है, कि जो बिल्कुल बेसिक है उसी का रेफरेंस देना होता है, उसी को हम आधार मानते हैं। चेंज इन रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये अलग अलग चीजें होती हैं भाई। रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब जो रियल में जीडीपी और जो जीडीपी के कांस्टेंट प्राइसेस है, मतलब किसी एक प्राइस के ऊपर जो जीडीपी लग रही है, ठीक है, या जो टैक्सेस वगैरह, सेम ही बात होती है। देखो चेंज इन रियल जीडीपी की, जीडीपी के अंदर कितना ग्रोथ आ रहा है, कितना डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, और एक होता है डिफ्लेक्टर, ये किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है और कितना आ रहा है, दोनों में अलग अलग चीजें है ना। वजह अलग होगी और कितना आ रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समझना ही थोड़ा सा अजीब था। ठीक है, तो प्रॉपर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना रेलवे वालों, कि एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, पूरा तो नहीं, बहुत रेयर आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the blank to establish authorities changed with the mandate of the preventing environment pollution in all its forms। किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो अधिनियम जो लेके आते हैं ना, जो पूरे देश में लगते हैं पर्यावरण
पूरे देश का मामला है। तो उस टाइम पे जो जितने भी आए थे लगभग स्टेट के तो नहीं पूछते हैं, तो वैसे ही आइडिया लगा लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है? कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात जनरली एग्जाम में नहीं की जाती है कि हरियाणा में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। कोई लोकल लॉ लेके आइए और बहुत पहले लेके आइए, जो इम्पोर्टेंट भी ना हो, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो पॉल्यूशन के ऊपर लेके आइए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर लेके आइए, तो कौन ही लेके आएगी? अपनी सेंटर गवर्नमेंट लेके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म इन कॉलम ए विद रिस्पेक्टिव। भाई इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, ये छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, PYQ है, आया हुआ है, इसलिए डाला कि ऐसे क्वेश्चन का आइडिया हो कि रेलवे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। Why is the six membered cyclic structure of glucose called a Prion structure? ठीक है, प्रियोन स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? ग्लूकोज की छह मतलब कहा जाता है। देखो जो प्रेन होता है ना, वो एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है? तो ये तो है ही नहीं अपना, ठीक है? यहाँ से भी आइडिया लगा लो, PR से PRAN, ठीक है? तो एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो डायरेक्ट बोल दो बी ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, जो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ग्लूकोज से रिलेटेड जब भी आए तो साइक्लिक की तरफ ही जाना है, और ग्लूकोज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। और इसकी बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम होता है और 5 कार्बन एटम होते हैं। मान लो जैसे ये एक रिंग बन रही है, ठीक है? ये तो जैसे बेंजाइन होता है, तो ऐसे कोई भी रिंग बना रही है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं, उसके अंदर एक ऑक्सीजन का आएगा और 5 कार्बन के आएंगे, ठीक है? C5O1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द स्प्लिट इन इंडियन कांग्रेस अकर? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 के अंदर। बहुत बार पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो चाहे इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है, रेलवे भी पूछती है, SSC भी पूछती है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है? पहली बार विभाजन हुआ था, दो पंथों में बट गई थी कांग्रेस, ठीक है? एक को बोला गया नरम दल और एक को बोला गया गरम दल, ठीक है? नरम दल और गरम दल, दो विभाजन हो चुके थे कांग्रेस के। और इसको कांग्रेस की पहली अंतरिम राजनीति भी बोला जाता है, ठीक है? अंतरिम राजनीति, अंतिम राजनीति विभाजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बदरुद्दीन तैयब जी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? ठीक है, कब किया था ये किया था 1887 में। देखो ऑप्शन तो यही ठीक होगा, लेकिन जो हिस्ट्री में जो दिया गया है ना, वो 1877 भी दिया गया है, ठीक है? तो 1877 में मान लो कि एक बार बना दिया था, ठीक है? जो मेन जो माना गया है कि जो अधिवेशन वगैरह चलते थे उस टाइम पे 1887 में माना गया, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसी को पहला कंसिडर करते हैं। वैसे 1877 में भी रह चुके हैं। और बदरुद्दीन तैयब जी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फर्स्ट क्या थे अपने मुस्लिम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है, ठीक है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर ऑफ विच ईयर? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 के अंदर। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना 1885 के अंदर, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, जो 1885 में इसकी स्थापना करके, उस टाइम का बॉम्बे, अब का मुंबई, ठीक है? अब का मुंबई के अंदर इसकी पहली क्या की गई थी, मतलब पहला सम्मेलन या पहली मीटिंग भी बोल सकते हैं हम। पहली जो मीटिंग हुई थी वो मुंबई के अंदर हुई थी 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु वाज द प्रेसिडेंट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915 सेशन? मतलब 1915 का जो सत्र हुआ था ना, उसके अंदर कौन थे? ये थे अपने सत्येंद्र परसन सिन्हा, सत्येंद्र परसना सिन्हा, 1995 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है? ये पहले भारतीय लॉर्ड भी बोले जाते हैं, ठीक है? इंडियन लॉर्ड भी बोला जाता है इनको।
देखो आगे चलते हैं। 1925 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके ऊपर बात करते हैं। 1925 के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी, मतलब कहाँ हुआ था ये हुआ था अपना कहाँ, कानपुर के अंदर। ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसे कानपुर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो कानपुर के अंदर हुआ था। वहां से भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माना जाता है कि इस अधिवेशन के अंदर से कांग्रेस को नई नीतियां मिली थी। ठीक है, न्यू पॉलिसीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था कांग्रेस ने इसी अधिवेशन के अंदर से। ठीक है, इसको एक मेन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है कि यहाँ से कांग्रेस ने मंच देना स्टार्ट किया था नए बच्चों को। ठीक है, कि नए नए 1925 के बाद कांग्रेस के अंदर काफी सारे नए नाम उभर के आए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंड द सेशन सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि देखो, जब कांग्रेस बनी थी पहली बार 1885 के अंदर, उन्होंने मुंबई के अंदर शासन किया। उसके बाद अगला सेशन किया तो लोगों जुड़ने स्टार्ट हुए कांग्रेस के साथ। ठीक है, कि बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस बोल सकते हो, बिजनेसमैन बोल सकते हो, वो जुड़ने स्टार्ट हुए थे कि ये, क्योंकि डायरेक्ट अंग्रेजों से बात कर पाते थे। ठीक है, अंग्रेजों से बात कर पाते थे और अंग्रेज इनकी बातें सुन भी रहे थे उस टाइम पे, तो लोग इनसे ज्यादा जुड़ रहे थे। तो उस टाइम पे कितने लोग आए थे? 434 लोग आए थे। ठीक है, 434 लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, अच्छा, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, 1929 में उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। वो किसकी अध्यक्षता में की थी, मतलब उस टाइम पे उनका मेन लीडर कौन था? तो वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, एक बात समझो, जैसे आज का ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दोनों कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट हैं दोनों की दोनों। किससे हुए थे? ये भी अंग्रेजों से ही तो थे। किससे? मतलब यूके के ही तो गुलाम थे ना ये भी। यूके वालों ने ही वहां पे शासन किया था। तो ये डोमिनियन स्टेट्स हैं आज भी। ठीक है, कि ये इनको मानना होता है कि जो इंग्लैंड का जो राजा है ना, वो इनका सुप्रीम है। सिर्फ मानना ही तो है ना डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं है इस बात से, क्योंकि ये अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, कोई लेना देना नहीं है आज इन कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो वही बात है। तो 1929 के करीब ये लगा लो, उस टाइम पे अंग्रेज खुद कह रहे थे कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देते हैं, कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो करो, लेकिन ठीक है, आपको ये मानना होगा कि तुम्हारा सुप्रीम क्या है, हमारा किंग या क्वीन, जो भी होगा वो तुम्हारा सुप्रीम होगा। तो बहुत से देशों ने ये मान के आज़ादी ली थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, लेकिन हमारे वालों ने इससे मानने से मना कर दिया। लेकिन उस टाइम पे कुछ पॉलिटिशियंस का मानना था कि अंग्रेजों की ये बात हम मान लेते हैं, और बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इस बात को मना कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन नहीं माननी थी, तो पूर्ण स्वराज की वो की गई थी। ठीक है, मांग की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। 1888 में जॉर्ज रूल किस तरह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये बने थे इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजनीतिक जागरूकता जो लोगों में की गई थी ना, कि जैसे कांग्रेस अब तक क्या थी कि 1885 में हुई थी, 3 साल हो चुके थे कांग्रेस को बने बने। तो 3 साल में जो मेन मेन जो लोग थे, पॉलिटिशियंस थे बड़े बड़े, वो सारे लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। वो जुड़ चुके, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी? लोकल जो लोग हैं वो भी जुड़े। तो उन लोगों के अंदर जागरूकता लेके आने का जो काम किया था ना, वो किया था जॉर्ज यूल ने। ठीक है, वो 1888 में अध्यक्ष बने थे और उन्होंने ये काम किया था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। सिर्फ नाम नाम याद रखना है। जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे, और सत्र कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर। ठीक है। इन विच ईयर डिड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिवॉल्यूशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कब किया था? ये 1931 में किया था। अब ये एक चीज़ याद रखो, जैसे लाहौर वाला सेशन हो गया, कराची वाला हो गया, जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं ना, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही नहीं है अब अपने एग्जाम्स के अंदर। तो सिर्फ याद रख लो 1931 के अंदर हुआ था, और कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं इसके ऊपर। ठीक है।
आगे चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एंड 1939? 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये थे अपने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज की भी स्थापना की थी। कौन सी थी वो? कौन सी थी? आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसे भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु presides over the special Congress session is September 1923, become the youngest president at the age of 35? सितंबर 1923 में वह विशेष कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, जो 35 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने? मतलब सितंबर 2023 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ना, उसमें एक 35 साल का लड़का कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है और उसे माना जाता है कि सबसे छोटी उम्र का अध्यक्ष है वो। ठीक है, वो कौन थे अपने? मौलाना, क्या नाम था, सॉरी भाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, यही थे भाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ही बने थे अपने। ठीक है, 1923 में सबसे कम अध्यक्ष के। और इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें लोगों को शिक्षा का अधिकार और धर्म निरपेक्षता का प्रस्ताव रखा था कि लोगों को धर्मनिरपेक्ष देश बना के दिया जाए और हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, कि हर कोई हिंदुस्तान के अंदर पढ़ सकता है। तो वो एक प्रकार से बोलो कि इन्हीं की देन है। सबसे पहले ये डिमांड इन्होंने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947? कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ ना, तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अपने जे बी कृपलानी जी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, जे बी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सॉरी द नेशनल एंथम जन गण मन वाज द फर्स्ट सॉन्ग एट विच कांग्रेस सेशन? भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस कांग्रेस सत्र में गाया गया था? ये गाया गया था कोलकाता के अंदर। ठीक है, कब? 1911 में। ठीक है, यहाँ से राष्ट्रीय गान के स्टार्ट बोल सकते हैं, राष्ट्रीय गान की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना था ये एक। राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो, 1921 में मालपा विद्रोह का संबंध वर्तमान किस भारतीय राज्य से है? ये है अपना केरला के साथ। देखो, इसके ऊपर है ना ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रख लो कि केरला में हुआ था मालपा विद्रोह 1921 के अंदर। और ये याद रख लो कि इन्होंने किया था, ये किया था मुस्लिम फार्मर्स ने। ठीक है, मुस्लिम फार्मर्स ने किया था, 1921 में किया था और केरल के अंदर किया था। ठीक है, बस इतना याद रख लो, इसके अंदर बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु founded the All India Forward Bloc in 1939 after resigning from the Congress leadership? 1939 में कांग्रेस नेतृत्व से इस्तीफा देने के बाद किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ये की थी अपनी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ये मेनली क्या था, जो कांग्रेस की जो बातों से थे ना, वो सेटिस्फाई नहीं करते थे और ये चाहते थे कि जैसे अंग्रेज भारतीयों को जैसा ट्रीट करते हैं ना, भारत के लोग भी उसी प्रकार से आजादी लें, ये चाहते थे कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर नहीं रही थी, तो इनकी कांग्रेस के साथ ये मान लो हम कम बनती थी। ठीक है, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस से अलग होकर 1939 के अंदर, और आजाद हिंद फौज भी बनाई। ठीक है, आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड इन 1936? ठीक है, 1936 में पहली ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अपनी लखनऊ के अंदर। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? अपनी लखनऊ के अंदर, 1936 के अंदर। ठीक है, 1936 के अंदर। इनका काम क्या था मेन? किसानों के हितों को कांग्रेस तक, सॉरी, अंग्रेजों तक पहुंचाना। किसानों के हित की बात करना, या फिर बोल सकता हूं मैं अंग्रेजों तक पहुंचाना, अंग्रेजों तक उनको पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड? ठीक है, इंडिया से इंग्लैंड पैसे जा रहे हैं कि अंग्रेज जो है ना, वो यूएस से पैसे लेके जा रहे हैं कहाँ? इंडिया से पैसे सारे के सारे, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जितनी भी चीजें होती थी इंपॉर्टेंट, मूर्तियां होगी, वो सारी यूएस से पहुंचा रहे हैं, ना सॉरी यूके पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले बताई थी दादा भाई नारोजी ने, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बताया, भारतीय लोगों को समझाया कि कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है भारतीय वेल्थ का। ठीक है, कैसे अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू क्वालिफाई एन इंडियन सिविल सर्विसेज? इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे पहले आईसीएस बोलते थे, और 1947 में जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया था आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पहले हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले इंडिया जिन्होंने ये क्वालिफाई किया था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये किया था 1863 के अंदर, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। ये पहले ऐसे बने थे जो ब्रिटिश प्रशासन में सेवा कर रहे थे। जो ब्रिटिश प्रशासन हुआ करता था ना उस टाइम पे, ब्रिटिश प्रशासन था, उसे है ये आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। कि हम ब्रिटिशर्स के लिए बोलते थे, वो आईसीएस बोलते थे, क्योंकि उनका शासन तो बहुत से देशों में था। तो उन्होंने जैसे आईसीएस बोल दिया इंडियन सिविल सर्विसेज, एसीएस बोल दिया ऑस्ट्रेलिया सिविल सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही एनसीएस बोलते थे न्यूजीलैंड सिविल सर्विसेज को। ठीक है, अलग अलग नाम दिए हुए थे। तो सबसे पहले किसने किया था क्वालिफाई? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन विच ईयर? हिंदू महासभा कब स्थापित की गई थी? ये की थी 1915 के अंदर। ठीक है, क्यों की गई थी ये हिंदुओं को संगठित करने के लिए। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, मतलब ये लगा लो एक जगह की, मतलब एकता आ जाए। ठीक है, उसके लिए किया गया था इसको स्थापना हिंदू महासभा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द नोवेल वंदे मातरम? अच्छा, वंदे मातरम जो है ना, वो किससे लिया गया है? हु ऑथर्ड द नोवेल आनंद मैथ फ्रॉम द वंदे मातरम इज टेकन? वंदे मातरम है ना, वो किस उपन्यास से लिया गया है ये बोल सकते हैं। और किसने लिखा था? ठीक है, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये बुक है, समझाता हूँ एक बार, ये कोई बुक है, इसके अंदर कुछ लिखा गया है, इसकी नॉलेज से मैं कोई पोइट लिख देता हूँ, या कोई कहानी लिख देता हूँ, या कुछ लिख देता हूँ। ऐसे ही ये है कि ठीक है, वंदे मातरम लिखा था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन किसकी हेल्प से लिखा था? ठीक है, ये भी एक उपन्यास की हेल्प से लिखा गया था। ठीक है, ये रहा अपना आनंद मैथ ऑथर्ड था वंदे मातरम इज टेकन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इंग्लिश एजुकेशन एज इंस्लेव्स? ठीक है, कि मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा है ना, वो हमें गुलाम बना रही है। कि वो इस पद्धति की है कि हमें यही सिखाया जा रहा है कि हम किसी के लिए काम करें उसमें। ठीक है, तो वो बोला था महात्मा गांधी द्वारा, भाई महात्मा गांधी द्वारा। उसने बोला था भारतीय संस्कृति को कमजोर कर रही है। उनका ये मानना था जो अपनी संस्कृति है ना, और कहीं ना कहीं सच भी है, संस्कृति को वीक कर रही है, कमजोर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरफे अपराइजिंग वाज लेड बाय इन विच ईयर? मोरपे विद्रोह किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? कहाँ किया गया था? एक तो एक केरला के अंदर किया गया था। ठीक है, मुस्लिम किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये हाजी जी ने किया था। ये रे, ठीक है, हाजी से याद रख लो, बस इतना ही बहुत है, पूरे नाम में ज्यादा वो मत करो। कुंजा अहमद हाजी, सिर्फ इतना याद रख लो, हाजी ने किया था। बाकी
सिर्फ एनटीपीसी में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा इतना इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? कर चुके हैं क्वेश्चन, तो कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला तो, ठीक है। विच रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज नोन एज लोकहितवादी? ठीक है, ब्रिटिश भारत ने किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम ब्रिटिश भारत के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये जाना जाता था गोपाल हरि जी को। गोपाल हरि, ये रहा, गोपाल गणेश भी दिया हुआ है, गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता था। ये मेनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अपने महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आर्थिक सुधारों का समर्थक किया इन्होंने कि भारत का आर्थिक विकास हो, ठीक है। आर्थिक विकास के ऊपर इन्होंने काम किया, महाराष्ट्र से आते थे और लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं ब्रिटिश भारत के। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 एट कोलकाता? ये की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी नाम से ही थोड़ा इंग्लिश वाला लग रहा है ना, एशियाटिक सोसाइटी उस टाइम पे 1974 में, तो ये विलियम जोन्स ने की थी। और किस लिए की गई थी ये की गई थी भारतीय सभ्यता को समझने के लिए। भारतीय सभ्यता को समझने के लिए किया गया था ये, ठीक है। हु फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? ठीक है, हु फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग? बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी नारायण जी ने की थी शायद, हाँ, नारायण मल्होर जोशी जी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया ही है, बॉम्बे के अंदर की थी, सोशल सर्विस लीग थी, और नारायण मलमोहर जोशी जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द हिंदी कैलीग्राफिक वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, किसने लिखा था ये? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कैलीग्राफी है ना, जो मतलब हिंदी में जो लिखा है एक प्रकार से, वो इन्होंने लिखा है, ठीक है। और कब लिखा था? 1949 से 1950 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच एक्ट द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाज डिराइव्ड? ठीक है, भारतीय संविधान की संरचनात्मक रूपरेखा मुख्यतः किस अधिनियम से लाई गई थी? अ, कब आया था ये अधिनियम? ये आया था 1940, नहीं 1935, सॉरी, हाँ 1935 के अंदर आया था ये, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें इन्होंने कहा था केंद्र में जो सरकार होगी उसमें, और जो राज्य में सरकार होगी ना, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन जो है ना, मतलब पावर्स जो डिवाइड की जाएंगी कि इसके ऊपर स्टेट डिसीजन लेगा और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, वो सारी चीजें इसके अंदर डिराइव्ड थी, 1935 में आया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कब किया गया था ये? 1949 को ही कर लिया गया था, ठीक है। और 19, ये हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है। और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। 1950 आ चुका था तब तक, ठीक है। इसे करीब करीब 2 महीने के लिए होल्ड पे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हम 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे बना रहे थे पहले, तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने इसी दिन संविधान लागू किया, और इसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डे तो 26 नवंबर को ही मनाना है, इसको गणतंत्र वो मनाने लगे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन दैट लेटर बिकम द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, कब आए थे? सॉरी, कौन लेके आया था भाई इनको? डॉक्टर जवाहर, सॉरी डॉक्टर नहीं थे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू जी। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसे मूल आधार माना जाता है अब भी,
ठीक है, संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका आधार चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आज भी माना जाता है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं। ठीक है, एक और मॉक के साथ। जुड़े रहना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना, और साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट होती वो आपको यहाँ मिलेंगी।